भारत को बहुत गरूर था कि कन्वेंशनल वॉर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला तो है ही नहीं है, उनके पास अददी बर्तरी है, असले के अंबार हैं, तो जब भी वो स्टेज आई तो वो भारी पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन अल्लाह पाक की नुसरत से, उसकी मदद से एक ऐसी फ़तह नसीब हुई कि 10 अप्रैल को उनका वो गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनके वो जहाज़ मार गिराए जिनको पूरा यूरोप दुनिया में एक अपना सेंटर पीस के तौर पर प्रेजेंट करता था कि इससे बेहतर जहाज़ यूरोप में और है ही नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि हमने उनकी तमाम वो बेसिस हिट की अल-फतह मिज़ाइल के साथ, जिनको वो कहते थे कि यहाँ हमने मॉडर्न S-400 मिज़ाइल सिस्टम लगाया हुआ है। ऐसे रडार हैं कि पाकिस्तान के मिज़ाइल आएंगे तो हवा में तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो दिल्ली के ऊपर भी उड़ते रहे। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करम किया है, ख़ास फ़तह अता फरमाई है। लेकिन आइंदा के चैलेंजेस अभी कम नहीं हैं, आइंदा के चैलेंजेस पहले से बड़े हैं। पाकिस्तान की लाइफलाइन पाकिस्तान का वो पानी है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरिया तो हम ईस्टर्न रिवर्स पहले ही भारत को दे चुके हैं, लेकिन 3 दरिया जो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान आते हैं उसके ऊपर जो उसकी पोजीशन है वो इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगी। अमन है या जंग है, वो पानी हमारा हक है। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये भारतीय जारहियत, आज जहाँ हम खड़े हैं, और आइंदा का सफ़र, आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, हमने भारत के 5 से ज़्यादा जहाज़ गिराए हैं और SC-400 के जैम होने के बाद और उनके आर्मोज के मिसाइल के बाद और उड़ी के सेक्टर के बाद उनमें इतना दमखम नहीं था। लेकिन अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई मलिक साहब। ये मई का महीना बड़ा अहम है और वैसे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी अजीम पर इतनी आसाम पहले हमारी रेंज में नहीं था। आसाम से हम फासले पे थे, लेकिन अब पाकिस्तान का आसाम का आखिरी कोना भी इंडिया का पाकिस्तान की रेंज में है। लेकिन बिहार का इलेक्शन जो है वो मोदी के गले पड़ा हुआ है और वो किसी कीमत पर बिहार का इलेक्शन, बिहार पढ़े लिखे मुसलमान लोग हैं और इंडिया में मोदी जो है मुसलमानों से नफरत करता है और नफरत का ये आलम है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमानों की दुकानों से खरीदें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही होगा मुसलमान, इंडिया में कुछ कम नहीं होंगे, वो बहुत ही तहम्मुल बुर्दबार और पढ़े लिखे और नया नौजवान जो है वो कंप्यूटर में बहुत आगे गया है। तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई में सीज फायर जरूर हुआ है और किया गया इस खौफ से कि कहीं बहुत सारा बड़ा नुकसान ना हो। पाकिस्तान कभी बड़ा बम इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं और पाकिस्तान की आर्टिलरी बड़ी मॉडर्न आर्टिलरी है और उसमें हमने बड़ी तरक्की की है। शेख साहब, सीज फायर तो हो गई है, आपने कहा कि सीज फायर तो हो गई है, लेकिन जंग अभी टली नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी वो अभी दरमियान में है, पानी का मसला दरमियान में है, सबसे बड़ी जंग तो अभी वहाँ खड़ी है। कश्मीर का मसला अभी दरमियान में है और मसूद अजहर साहब के खानदान को खत्म कर दिया गया है। सारे मसूद अजहर खानदान को शहीद कर दिया गया है और लोगों को अंदाजा नहीं है क्योंकि जब JF-17 बन रहे थे तो 2 दफा मैं देखने गया सरकारी तौर पर और JF-10 तो बाद में आया और जब JF-17 बन रहे थे तो हमारे साइंसदानों ने उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट की क्योंकि हम इधर उधर की टेक्नोलॉजी लाने में और इधर उधर से चीजें जोड़ने तोड़ने में और मिलाने में काफी माहिर हैं और हमने JF-17 को मॉडर्न किया। हम एयर टू एयर उसको अब ऑयल भी दे सकते हैं। पाकिस्तानी JF-17 जो है वो फिजा में जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो शिफ्ट कर सकता है दूसरे जहाज में, जबकि दूसरे के पास किसी के पास ये सलाहियत नहीं है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, मैं नंबर नहीं बताना चाहता, कि इंडिया के 5 से ज्यादा जहाज गिरे हैं और कल परसों तक वो सारे लोग जो 1 2 3 जितने भी हैं वो भी आम हो जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाजे कर देना चाहता हूं कि जंग जो है
वो एयरफोर्स ने दिल से लड़ी है। और एयरफोर्स हमेशा की तरह, आज MM आलम मौजूद नहीं है, आज डॉक्टर कदीर मौजूद नहीं है, मेरे भाई हैं, भाई थे, और मेरा और उनका कमरा साथ साथ था, और वो हमने उनको वो मुकाम नहीं दिया डॉक्टर कदीर को जो देना चाहिए था। और हमने उनकी सलाहियतों ने जिस तरह पाकिस्तान को महफूज बनाया, वो एक तारीखी काम है। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूँ कि मोदी जो है वो बाज नहीं आएगा। ये 17 दिन अहम है, और बिहार के इलेक्शन से पहले पहले वो पंगा लेगा। हमें क्या करना चाहिए शेख रशीद साहब? हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए, हमें अपने मामलात को इस तरीके से तैयार रखना चाहिए कि वक्त ज़रूरत पर काम आ सके। मैं किसी एटॉमिक टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, मैंने आपको पहले खबर दे दी है कि अब आसाम भी हमारी रेंज में आ चुका है। आज से साल, डेढ़, 2, 3, 4 साल पहले तक आसाम हमारी रेंज में इतना नहीं था, और पाकिस्तान के मिसाइल और एटॉमिक टेक्नोलॉजी बहुत तेज से ही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मसला बातचीत से और कश्मीर का और पानी का मसला हल हो। और कश्मीर में भी आप देखें, तकरीबन लोगों की सोचे, आराम बाग देखें, लाल चौक देखें, ये जो मैं मफलर लाल पहनता हूँ, ये यासीन ने मुझे लाल चौक श्रीनगर से लेकर दिया, और जैनदार मोहल्ला, ये तकरीबन मरने और मारने के लिए तैयार लोग बैठे हुए हैं। और अगर दोबारा काम जरा सा तेज हुआ तो कश्मीर के अंदर से भी लोग निकल पड़ेंगे। और ये पहलगाम का जो इन्होंने ड्रामा रचाया, सोच समझ के या जैसे भी रचाया, उनको अंदाजा नहीं है कि कश्मीर के अंदर शहीद होने वाले और लड़ने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और मौलाना मसूद अजहर साहब के घर वालों को इस लड़ाई में वो शहीद हो गए, सारे उनके अफराद, खूनी अफराद, बाकी वहाँ तालिब इल्म तो कोई नहीं थे। लेकिन ये हिंदुस्तान की पुरानी सोच और टारगेट है कि वो भावलपुर में और यहाँ पे क्या नाम है, मुरीद के में सईद साहब के उस मदरसे में, ये उनका पुराना निशाना है। ये 10-15 साल से उनके ज़हन में है भावलपुर, मुरीद के और भावल नगर, ये और श्रीनगर के निचले इलाके की मस्जिद जो है, और रावला कोट का इलाका और डीपा का इलाका, ये उनके ज़हन में है। लेकिन उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई है। ये उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका ऐसी 400 जैम हो जाएंगे, उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका आर्टिलरी का जो उड़ी का कैंप है वो उजड़ जाएगा, फरोदमपुर, जोधपुर और पठानकोट का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि S-400 एक जगह की बजाय 2 दफा हमला किया गया, यानी कि 3 हमले हुए S-400 पे। 1-2 दफा तो तबाह हो गए वो, लेकिन दूसरी दफा तबाह हुआ, पहली दफा कसर रह गई थी, वो भी एयरफोर्स ने जाके दूसरी दफा हमला करके वो दूर कर दी। शेख साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूँ। ट्रंप ने सीज फायर कराने का क्रेडिट लिया है, और उसका वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा से भी बात करता रहा। जयशंकर ने खुद सीज फायर के लिए दरख्वास्त की अमेरिका को कि सीज फायर करवाएं। यूरोप भी इसमें, बरतानिया भी इन्वॉल्व हुआ। आजकल ट्रंप जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर है, हमारा दोस्त मुल्क है, उसके वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए, उन्होंने भी कोशिश की। तो आपको लगता है कि सऊदी अरब, वाशिंगटन, ये मिल के कुछ शायद रास्ता निकालें कि जंग बंदी देर पा हो जाए, कोई अमन का रास्ता निकला है, या नहीं, ऐसा नहीं नजर आता आपको? मुझे मई का महीना अहम नजर आता है जी। मई आपको 17 दिन, मलिक साहब माफी चाहता हूँ, मैं 17 दिनों को अहम देख रहा हूँ। और 17 दिनों में मेरी सियासी सोच के मुताबिक, क्योंकि मोदी को मैं जब वजीर था तो इंडिया के बहुत सारे मसलों से वाकिफ हूँ, और मैं सद्दाम के वक्त से लेकर और कर्नल कजाफी के वक्त से लेकर, और डॉक्टर कदीर मेरा सका भाई था, डॉक्टर कदीर से जितने मामलात मेरे जरिए वो भेजा करता था, वो चाहता था कि मैं जाऊं इन लोगों के साथ मिलने के लिए भी। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि अभी मेरे कागजों में जंग खत्म नहीं हुई। जंग में सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। और अगर ये जंग हुई तो ये काफी हौलनाक और काफी खतरनाक और तशवीशनाक होगी।
सर साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया है, वो एक स्टेटमेंट सुनवा लूँ आपको, फिर एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब हमारे साथ हैं, असल एक्सपर्ट ओपिनियन तो वो दे सकते हैं उसके ऊपर। आसिम सुलेमान साहब, शेख रशीद साहब को मई का महीना ख़तरनाक लगता है, वो कहते हैं सीज़ फायर तो हुई है, जंग अभी टली नहीं। और अगर इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि ये जो पानी उन्होंने हमारा रोका है, चनाब का पानी बहाव उन्होंने रोका है, तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हम अभी किसी हद तक एक मसले से तो निकले हैं, लेकिन अभी बड़ा मसला सर पे सवार है। आपका क्या तज्ज़िया? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। बिल्कुल जी, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये तो चैलेंज रहेगा जब तक ये हल नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह स्टेप 1 हुआ है हमारा, और वी आर गोइंग टू सिट डाउन ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, तो फिर ये भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा। और आपको मालूम है कि मोदी साहब जिस तरह के हैं, जिस तरह की उनकी ज़हनियत है, वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, और वो मैं ना मानूँ वाली उनका एटीट्यूड है। तो इसके अंदर जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और होंगे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। अब उनके पास भी वैसे मेरे ख्याल में ज़्यादा चॉइस नहीं रही। और अगर जिस तरह के पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड स्टांस है कि जी अगर आप पानी रोकेंगे तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इफ़ दे वांट टू गो टू वॉर, तो उन्होंने एक दफ़ा जाके कोशिश की है और उन्होंने देख लिया कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि द इंडियंस विल बी एबल टू प्रोलॉन्ग दिस एग्री फॉर देमसेल्व्स कि जी वो इसके ऊपर वो डटे रहें और अड़े रहें। अल्टीमेटली मुझे आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एयर मार्शल साहब, एक एरोगेंस बहुत ज़्यादा थी कन्वेंशनल फील्ड के अंदर, उनका ख्याल था कि उन्हें बहुत बर्तरी हासिल है, वो गुरूर उनका खाक में मिल गया, उनके जहाज़ गिर गए, उनका S-400 की बैटरीज हिट हो गई, उसकी एयर बेसिस जहां एयरफोर्स ने चाहा उसको हिट कर लिया। अल-फतह मिज़ाइल से जिस निशाने को आप हिट करना चाहते थे आपने वो कर लिया, उनकी चली नहीं, दरख्वास्त लेके गए सीज़ फायर के लिए, तो वो तो गुरूर तो खाक में मिल गया है, लेकिन वो जो वो ऐसा जहरीला सांप हो ना जिसके सारा भी मुकम्मल कुचला ना गया, माजरे चाहता हूँ, बड़े सख्त लफ्ज़ हैं, लेकिन अभी कैफियत कुछ वैसी है, वहाँ से फुनकार आएगी तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं जी इंडिया था 99 से 2003 तक, और मोदी साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और जो इन्होंने वहाँ पे गदर मचाया और जिस किस्म का मैसेकेयर किया, मैं तो आई विटनेस हूँ, आई हैव सीन दैट इन इंडिया एंड हाउ पीपल वर अफेक्टेड बाय इट, और स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी। और इनका तो वैसे भी वेंजेंस है अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटीज़, और उनका एक अपना स्टांस है हिंदुत्वा का, आरएसएस का, उनका तो झंडा ही और है। बात करते हैं तिरंगे की, लेकिन इनका वो तिरंगा शरंगा कोई नहीं है, ये तो ही हैज़ हिज ओन फ्लैग ऑफ आरएसएस इन हिज हैंड, एंड दैट एटीट्यूड जो इन्होंने रखा हुआ है, और जिस तरह की वो बातें करते हैं, आप कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लें कि कितना एरोगेंस था। इतनी मार खाने के बाद मैं तो कहूँगा जी बहुत ढीठ आदमी होंगे जो कि इस तरह की बातें करें कि जी अभी अगर टेररिज्म हुआ तो ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई अगर आप कुछ करने के काबिल थे तो करना था ना, आप वो कर भी नहीं सके, और हम खुले मैदान में थे, एक दूसरे के सामने थे, आपने तो कोई भी चीज़ नहीं की। आप कन्वेंशनल जो आपकी डिटेरेंस थी वो तो है ही नहीं, और पाकिस्तान का तो हमेशा से स्टांस ये रहा है कि ये जो कन्वेंशन जो आपकी डिटेरेंस है, न्यूक्लियर डिटेरेंस, उसके नीचे कोई रूम नहीं है आपको मस्ती करने का। और इन्होंने करके देख लिया, मुंह की खाई, जहाज़ गवाए 6, इतनी इनकी दुनिया में बेइज्जती हुई। रफ़ाल करते थे, 3 रफ़ाल आज उनके गिरे हुए हैं, 6 जहाज़ टोटल अपने गिरा बैठे हैं। और जिस आप कह रहे थे कि कितना ताबड़तोड़ किस्म का हमला किया पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में, जिसमें आर्मी ने मिज़ाइल मारे, आर्टिलरी मारी, एयर फोर्स ने इनके ऊपर स्ट्राइक्स की, 34 इनके ऊपर जो है वो स्ट्रेटिजिक टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें से 14 इनके एयर बेसिस थे। 300 किलोमीटर तक नज़दीक बॉर्डर के इनका कोई जहाज़ आने को तैयार नहीं था। और फिर आप देखें S-400 जिसका वो गीत गाते थे वो भी ज़ीरो होके रह गए, 2 बैटरियां गवा बैठे उसकी भी। फिर जो ब्राह्मस करते थे उसके जो 2 एमुनेशन डम्प्स हैं वो तबाह हो गए। तो आप देखिए ऑल इन ऑल इनका कितना नुकसान हुआ, इसके अलावा और कितनी चीज़ें हैं जिसका इनका नुकसान हुआ। और जो सबसे शर्मनाक बात है इनके लिए
जो कि जिसका ऑन ग्राउंड वैसे तो नहीं पता चलता कि नुकसान हुआ। वो इनकी जो हमने साइबर के थ्रू इनके जो ग्रिड्स बंद किए, 70% ऑफ इंडिया वाज इन डार्कनेस, उसकी बात करें और इनसे पूछें कि जी आपकी ये औकात है कि इतनी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री, आपके पास जी वो ये हब बना हुआ था इसका साइबर का, और ये जो है एयर मार्शल साहब, लेकिन एक पानी वाले मसले के ऊपर आपको तैयार रहना चाहिए। ये मसला ऐसा है कि शायद आपको अगर जंग लड़नी हो तो कल की लड़ते आज लड़ लें, लेकिन पानी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। जी देखें, ये तो जहाँ पे हमारी सॉवरेंटी इंटेग्रिटी की बात आती है तो ये तो पानी हमारी सॉवरेंटी के अंदर आता है, और ये अगर आप पानी रोकेंगे, आपकी इतना ज़र माश है उस पानी के थ्रू, आपकी लाइफ लाइन है, पानी है, पीने को पानी है आपके, हाउ कैन दे चोकस टू थर्स्ट, ये दे कैन नॉट डू दैट। तो ये तो आप देखें कि हमारी इसके ऊपर जो रिस्पांस होगी, मेरा ख्याल है वो इससे भी ज़्यादा होगी अगर ये इसको परसिस्ट करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि इसके अंदर जो आलमी इदारे हैं उनका एक रोल है और उनको वो रोल अदा करना चाहिए। और क्योंकि ये जो है यूनिलैटरल ट्रीटी नहीं है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज़ इन्वॉल्व, वर्ल्ड बैंक शुड गेट इन्वॉल्व। और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके अंदर रोल प्ले किया अभी के स्टैंड ऑफ में, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, और पाकिस्तान को भी ये बावर करना चाहिए कि आप जो है ये वाला भी इशू हमारा रिजॉल्व करवाएं। और उसके अंदर मैं पहली तो बात यह है कि वी शुड ऑलवेज कीप द वर्ल्ड बैंक इन द लूप, बिकॉज वो इसका जो था वो गारंटर था, वर्ल्ड बैंक गारंटर, और कोई यूनिलैटरल कैंसिलेशन इंडस वाटर ट्रीटी की मुमकिन नहीं है। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया।